हेलो साथियों, नमस्ते। मैं रोहित। साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम क्रैक इंस्टीट्यूट चैनल में। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। साथियों, अभी जो वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए अपन लगातार मेहनत कर रहे हैं, आप उसको लगातार कंटिन्यू करते रहें, अच्छे से पढ़ाते रहें और उस चीज़ को एक-एक वर्ड अपनी लाइनों को कंटीन्यूअस लगातार हल करते रहें। अगर हम अपनी पढ़ाई को लगातार नहीं करेंगे साथियों, तो हम एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएँगे। हमको हर सब्जेक्ट को पर्टिकुलर टाइम देना है, पर्टिकुलर उसको अच्छे से पढ़ना है। अभी जो मेरी सेल्फ थ्योरी में जो मैंने क्लास ले रहा हूँ, आप उन थ्योरी को कंप्लीट करके चलें दोस्तों। ये सारी एनसीईआरटी से रिलेटेड लाइनें हैं, जो कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाई गई हैं। जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, वो टोटली एनसीईआरटी ही रहेगा, वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए। तो दोस्तों तैयार रहें, आज हमारी सेल की लास्ट क्लास है। इसके बाद हम एक नया टॉपिक चालू करेंगे। ओके दोस्तों, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हमारा सेल ऑर्गेनल्स रह गया था, हमारा एक सेल ऑर्गेनल्स रह गया था, जिसको हम राइबोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? राइबोसोम्स। एक सेल ऑर्गेनल्स रह गया था कल हमारा, जिसको हम राइबोसोम्स बोलते हैं। राइबोसोम्स राइबोसोम्स क्या होता है? कल भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था राइबोसोम्स क्या होता है दोस्तों, अगर आपको याद हो अच्छे से। मैंने कल भी आपको बताया था राइबोसोम्स क्या होता है। तो राइबोसोम्स की खोज किसने की? राइबोसोम्स की खोज जो की थी, जॉर्ज पैलेट ने 1953 में की थी। किसने की थी राइबोसोम्स की खोज दोस्तों? जॉर्ज पैलेट ने की थी। किसने की थी दोस्तों? जॉर्ज पैलेट ने 1953 में राइबोसोम्स की खोजी की थी। ओके दोस्तों, दूसरा पॉइंट क्या है इसका? झिल्ली विहीन कोशिकांग है। मैंने कल आपको बताया था राइबोसोम्स के ऊपर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। झिल्ली ए झिल्ली से ए झिल्ली से घिरे हुए नहीं होते, घिरे हुए नहीं होते हैं। मैंने कल आपको बताया था ये झिल्ली से घिरे हुए नहीं होते हैं। कल समझाया था मैंने आपको अच्छे से, अगर आपको याद हो तो। राइबोसोम्स जो होते हैं वो झिल्ली विहीन कोशिकांग होता है, जिसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं होती है। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है ये। मैं आपको इतना बता सकता हूँ, राइबोसोम से 110% पूछे जाने हैं क्वेश्चन। 110% राइबोसोम से क्वेश्चन छपेगा। वर्ग 3 चयन परीक्षा में 110% राइबोसोम से क्वेश्चन आएगा। अभी रेलवे में पूछे जा रहे हैं राइबोसोम से, कई क्वेश्चन आ रहे हैं। खोज के बारे में पूछ लिया था कि राइबोसोम की खोज कब की थी? 1953 में की थी। किसने की थी? जॉर्ज पैलेट ने की थी। ओके दोस्तों, चले आगे चले। तीसरा पॉइंट दोस्तों है कि यह सभी कोशिकाओं सार्वभौमिक कोशिकांग में पाया जाता है, यानी यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी सार्वभौमिक कोशिकांग होता है। सार्वभौमिक मतलब सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। ये कोशिकांग जो राइबोसोम्स होता है वो सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी सार्वभौमिक कोशिकांग होता है। सार्वभौमिक कोशिकांग होता है, याद रखना है हमको। सार्वभौमिक कोशिकांग होता है, डायरेक्ट पूछेगा सार्वभौमिक कोशिकांग कौन होता है? राइबोसोम। यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। ओके दोस्तों, चले आगे। पॉइंट नंबर 4, यह आकार में सबसे छोटा कोशिकांग है। तो आकार में सबसे छोटा कोशिकांग कौन होता है दोस्त? राइबोसोम। ओके दोस्तों, आकार में सबसे छोटा कोशिकांग जो है वो राइबोसोम्स है। इसका आकार जो होता है मित्रों 15 से 20 नैनोमीटर का होता है। 15 से 20 नैनोमीटर का होता है। जो राइबोसोम्स होता है मित्रों वो 15 से 20 नैनोमीटर का होता है। आकार में सबसे छोटा कोशिकांग है राइबोसोम्स। इसका आकार 15 से 20 नैनोमीटर का होता है। ओके, चौथी देखते हैं अपन। राइबोसोम्स जो है वो राइबोप्रोटीन तथा एमआरएनए से बने होते हैं। कल मैंने आपको बताया था राइबो न्यूक्लिक और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं हमारे राइबोसोम्स। कल मैंने आपको बताया था जब मैं आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहा था सेल के, उसमें मैंने आपको राइबोसोम्स के बारे में बहुत चीजें बताई थी। दोस्तों, राइबोप्रोटीन तथा एमआरएनए के बने होते हैं कौन? राइबोसोम्स।
दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। इसको अच्छे से देख लिया, राइबोसोम्स को देख लिया अच्छे से। देखिए एक कोशिका बीइंग होता है, मैंने इसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं होती है। ऐसा कोशिकांग है जिसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं होती है। देखिए दो प्रकार के होते हैं, 70S प्रकार के और 80S प्रकार के। 70S प्रकार के राइबोसोम्स जो होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक 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 सेल। ओके दोस्तों, प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। कल मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, याद रखना 80S प्रकार के राइबोसोम्स यूकैरियोटिक्स में पाए जाते हैं। इसमें यूकैरियोटिक सेल्स में, यूकैरियोटिक 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 सेल्स यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। समझ रहे हो दोस्तों अच्छे से? तो राइबोसोम्स दो प्रकार के होते हैं, 70S प्रकार और 80S प्रकार। एस का मतलब यहाँ पे होता है सोइडबर्ग इकाई, सोइडबर्ग इकाई। ओके, एस का मतलब होता है सोइडबर्ग इकाई। ओके दोस्तों, ये राइबोसोम्स के बारे में जानकारी थी। देख लीजिए राइबोसोम्स। ये देखिए, ये हमारा न्यूक्लियस है, डायग्राम देखिए, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है। ओके, ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियस है, और ये हमारा क्या है? इस पर राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं। ये क्या है? ये राइबोस जो बने हैं, जो ये राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं, ये क्या है दोस्तों? ये हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भूल गए हो या याद है आप सभी को? क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? कौन सी वाली है? खुरदरी। कौन सी है? खुरदरी, खुरदरी यानी RER, RER, यही तो पाए जाते हैं राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही तो पाए जाते हैं राइबोसोम्स। ये अपना क्या है? ये अपना है क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो खुरदरी जगह है यानी RER है, उस जगह पाए जाते हैं हमारे क्या? राइबोसोम। उस जगह पाए जाते हैं हमारे क्या? राइबोसोम्स। ओके, ये बिंदी सीधे जो आपको दिख रही हैं दोस्तों, वो क्या है? हमारे राइबोसोम है। हमारे क्या है? राइबोसोम है। ओके दोस्तों, चलें, ये देखो नीचे लिखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये लिखा है देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये लिखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन सा हिस्सा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जाल का, हिंदी में क्या बोलते हैं? खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जाल का, जिस पर क्या पाया जाता है? हमारा राइबोसोम्स पाया जाता है। ओके दोस्तों, जिस पर क्या पाया जाता है? राइबोसोम्स। यहाँ पर क्या होता है? हमने कल भी बताया था, आज भी बता रहे हैं आपको, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ओके दोस्तों, तो ये डायग्राम है हमारा, अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, चलें चलें अपन, ये देखिए ये आ गए हैं अपने राइबोसोम्स। 70S प्रकार के ये छोटे आकार के राइबोसोम्स होते हैं। जो 70S प्रकार के राइबोसोम्स मैंने आपको बताए हैं दोस्तों, वो एक छोटे आकार के राइबोसोम्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। 80S प्रकार के राइबोसोम्स, 80S प्रकार के राइबोसोम्स क्या होते हैं दोस्तों? एक छोटे आकार के होते हैं। एक गलत लिखा गया हो, गलत टाइप हो गया होगा दोस्तों, छोटा नहीं है यहाँ पे, बड़े, ये बड़े आकार के होते हैं।
कौन? 80s प्रकार के राइबोसोम्स जो होते हैं दोस्तों वो बड़े आकार के होते हैं, बड़े आकार के होते हैं तथा ये यूकैरियोटिक्स में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। कौन? 80s प्रकार के राइबोसोम्स। ओके दोस्तों, चलें, समझ में आ रहा है राइबोसोम्स आप लोगों को? अच्छे से देखते चलना है। इन्हें प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। किसको? राइबोसोम्स को। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रोटीन का संश्लेषण होता है। राइबोसोम्स के ऊपर प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। ओके, राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। चले आगे, चले दोस्तों, अब अपन आगे चलें। चलिए देखते हैं, ये देख लीजिए अच्छे से। अब हमारा आ गया है क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आ गया है, न्यूक्लियस इसके नीचे है न्यूक्लियस। केंद्रक। केंद्रक क्या होता है? देखिए, केंद्रक की खोज 1831 ईस्वी में हुई थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी दोस्तों? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी दोस्तों। तो आप सभी को इन को अच्छे से याद करना है। सन को पूछे जा चुका है सन। देखिए, केंद्रक यानी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की खोज कब हुई? न्यूक्लियस डिस्कवर्ड कब हुआ पूछेगा वो? 1831 में हुआ। 1831 में हुआ। खोजा किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा। किसने खोजा दोस्तों? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी इसकी खोज। ओके, सेकंड पॉइंट देखिए, केंद्रक को कंट्रोल रूम। कंट्रोल का मतलब अपन किसी को कंट्रोल करके, कंट्रोल का मतलब क्या होता है दोस्तों? कंट्रोल का मतलब क्या होता है? अपन किसी को कंट्रोल करते हैं, ऐसे ही केंद्रक होता है। केंद्रक कंट्रोल रूम या नियंत्रक कक्ष भी कहते हैं। ये सभी को कंट्रोल करके रखता है। केंद्रक जो होता है सभी को कंट्रोल करके रखता है। ओके, जो कोशिकांग होते हैं सभी को कंट्रोल करके रखता है केंद्रक। ओके, केंद्रक को कंट्रोल रूम भी कहते हैं। केंद्रक को कंट्रोल रूम भी कहते हैं। केंद्रक के अंदर डीएनए आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। तो केंद्रक के अंदर भी डीएनए पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। केंद्रक के अंदर डीएनए यानी आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, 1831 में की थी। केंद्रक को कंट्रोल रूम भी बोलते हैं। ओके दोस्तों, चले आगे। केंद्रक समझ में आया? देखिए, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस केंद्रिका, केंद्रिका। उसके बाद केंद्रक पाया जा रहा था, अभी अपन ने देखा था डायग्राम में। ठीक है, केंद्रिका, केंद्रिका की खोज ओलेग फोंटा ने, ओलेग फोंटा, ओलेग फोंटा साइंटिस्ट का नाम है, ओलेग फोंटा, 1774 में की थी। 1774 में की थी। तो केंद्रिका की खोज यानी न्यूक्लियोलस की खोज, न्यूक्लियोलस की खोज ओलेग फोंटा ने 1774 में की थी। ओके दोस्तों, समझ पा रहे हो इन लाइनों को? चले आगे। देखिए, देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए क्रोमोटिन। क्रोमोटिन, क्रोमोटिन की खोज 1880 ईस्वी में फ्लेमिंग ने की थी। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार आया है साथियों, याद रखना है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि क्रोमोटिन की खोज किसने की थी? क्रोमोटिन एक धागे जैसी संरचना होती है। क्रोमोटिन एक धागे जैसी संरचना होती है, ध्यान रखना। ओके, ठीक है, ध्यान रखना है। क्रोमोटिन की खोज 1880 ईस्वी में हुई थी और फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने की थी। किसने की थी दोस्तों? फ्लेमिंग ने की थी। क्रोमोटिन की खोज 1880 में फ्लेमिंग ने की थी, याद रखना है। ठीक है, क्रोमोटिन, क्रोमोटिन आगे विकसित होकर, जो क्रोमोटिन था वो आगे विकसित होकर क्रोमोटिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्रोमोटिड बनाते हैं। क्रोमोटिन आगे विकसित होकर क्रोमोटिड बनाते हैं, जो गुणसूत्र यानी डीएनए या क्रोमोजोम्स का निर्माण करते हैं, जो गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। दोस्तों, उसने क्या किया? क्रोमोटिन आगे जाके क्या बना रहा है? क्रोमोटिड बना रहा है। अब क्रोमोटिड क्या करेगा? आगे जाके क्रोमोजोम्स का निर्माण कर देगा, क्रोमोजोम्स का निर्माण कर देगा, गुणसूत्र का निर्माण कर देगा। ओके दोस्तों, इन लाइनों को समझ रहे हो? ध्यान रखना है। क्रोमोटिन की खोज 1880 में की थी। किसने की थी? फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है,
ये ये गलत टाइप हो गया है शायद, ये गलत टाइप हो गया है। इसका नाम लाइन काय नहीं होता है, तारक काय होता है। ये गलत टाइप हो गया है, ठीक है। ये सेंट्रोसोम बोलते हैं, इंग्लिश में बिल्कुल सही लिखा है सेंट्रोसोम, हिंदी में बोलते हैं इसको तारक काय। ओके दोस्तों, हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको? तारक काय। इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रोसोम, हिंदी में बोलते हैं तारक काय। चले देखिए, ये देख लिया था, क्रोमोटिन आगे होकर क्रोमोटिड बनाते हैं और गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं। क्रोमोटिन की खोज 1880 में फ्लेमिंग ने की थी। तो क्रोमोटिन की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने की थी। चले अब आ गया हमारा क्या? सेंट्रोसोम यानी तारक काय क्या होता है? इसकी खोज किसने की? 1888 में की। कितने में की? 1888 में इसकी खोज हुई। क्रोमोटिन की खोज 1888 में हुई। बोबेरी ने की, एक बोबेरी नाम के साइंटिस्ट थे, बोबेरी नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेंट्रोसोम या तारक काय की खोज की थी। ओके दोस्तों, तारक काय की खोज किसने की थी? बोबेरी नाम के साइंटिस्ट ने की थी, 1888 में की थी। ठीक है। दूसरी बात, यह जंतु कोशिका या एनिमल सेल में पाया जाता है। यह जंतु कोशिका या जंतु कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं एनिमल सेल में पाया जाता है। लेकिन 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 पादप कोशिका, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों याद रख लेना आज से, तारक काय पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में मिलता है कौन? हमारा तारक काय। ओके, कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। कोशिका विभाजन, जब कोशिका डिवाइड होती है, कोशिका विभाजन करती है, तब ये सेल डिवीजन होता है, तब ये तारक काय मदद करता है, सेल डिवीजन के दौरान उसको मदद करता है। ओके दोस्तों, तो कोशिका विभाजन में सहायक होता है हमारा तारक काय। जंतु कोशिकाओं का कैरेक्टर होता है, जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। इसकी खोज 1888 में बोबेरी नाम के साइंटिस्ट ने की थी। इसकी खोज 1888 में बोबेरी नाम के साइंटिस्ट ने की थी। ठीक है, ये हमारा तारक काय था, तारक काय यानी सेंट्रोसोम। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली क्या होती है? कोशिका झिल्ली देखिए, कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका तथा पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। यह जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाएगी। जो कोशिका के ऊपर जो झिल्ली होती है, ये कोशिका है, इसके ऊपर जो झिल्ली होगी उसे हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। फिर इसके ऊपर एक और लेयर, एक और झिल्ली होती है, उसकी बोलते हैं हम क्या? कोशिका भित्ति। उसको क्या बोलते हैं हम? कोशिका भित्ति। तो है जंतु कोशिकाओं में, है जंतु कोशिकाओं में तथा पादप कोशिका में पाई जाती है, दोनों में पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन। ओके, जंतु कोशिका, कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन है जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में पाई जाती है। ओके, दूसरा पॉइंट, कोशिका झिल्ली मुख्यतः, कोशिका झिल्ली यानी क्या? सेल मेम्ब्रेन मुख्यतः लिपिड व प्रोटीन की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुख्यतः किसकी बनी होती है? लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली होती है, वो मुख्यतः लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। मित्रों, किसकी बनी होती है दोस्तों? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? मुख्यतः लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। इसमें प्रमुख लिपिड, इसमें प्रमुख लिपिड जो होता है उसका नाम क्या है? फॉस्फोलिपिड। इसमें प्रमुख लिपिड जो पाया जाता है वो फॉस्फोलिपिड होता है। क्या होता है? फॉस्फोलिपिड। कई बार वो पूछते हैं कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो ऑप्शन में हमारा फॉस्फोलिपिड रहता है। तो ऐसा नहीं है कि ये आंसर, तो यही टिक कर सकते हैं फॉस्फोलिपिड। ओके दोस्तों, समझ में आया
तो कोशिका झिल्ली मुख्यतः किसकी बनी होती है? लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। इसमें प्रमुख लिपिड फॉस्फोलिपिड होते हैं। ओके, चले अगले पॉइंट की तरफ। देखिए, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड पॉइंट देखिए, मनुष्य की रुधिराणु या एरिथ्रोसाइट, क्या बोलते हैं इनको? RBC। मनुष्य की रुधिराणु या एरिथ्रोसाइट्स की झिल्ली में लगभग 52% प्रोटीन होता है। लगभग 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है। 40% लिपिड मिलता है। तो याद करना है अच्छे से, मनुष्य की आरबीसी की झिल्ली में, मनुष्य की आरबीसी यानी रुधिराणु या एरिथ्रोसाइट्स में या एरिथ्रोसाइट्स की झिल्ली में लगभग 52% प्रोटीन, 52% प्रोटीन और 40% लिपिड मिलता है। ओके दोस्तों, समझ में आया? किसकी झिल्ली की बात कर रहा है वो? आरबीसी झिल्ली की बात कर रहा है, आरबीसी की झिल्ली की। ठीक है, चले आगे। देखिए दोस्तों, कोशिका झिल्ली से क्वेश्चन आता है। हर वो टॉपिक उठाया है मैंने जहां से क्वेश्चन आना है वर्ग 3 चयन परीक्षा में, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी हो। आप किसी की भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखेंगे तो आपको ये जरूर मिलेंगे क्वेश्चन। इन लाइनों से क्वेश्चन जरूर आए हुए हैं और आपको मिले भी होंगे अगर आपने प्रीवियस ईयर बुक लगाई हो तो। ओके, चलें देखिए, कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना, यानी कोशिका झिल्ली के बारे में किसने बताया? कौन साइंटिस्ट ने एक नमूना दिया था, एक चित्र दिया था कोशिका झिल्ली का? कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना के बारे में, कोशिका झिल्ली के नमूने के बारे में 1972 में। कब? 1972 में। कई बार पूछा है क्वेश्चन। 1972 में सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे हम तरल कृमिक नमूना कहा जाता है, जिसे तरल कृमिक नमूना कहा जाता है। तो कोशिका झिल्ली का तरल कृमिक नमूना किस साइंटिस्ट ने दिया था? ये क्वेश्चन वो पूछेगा। कोशिका झिल्ली का तरल कृमिक नमूना किस वैज्ञानिक ने दिया था? ये वो पूछेगा। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है कि उन्होंने 1972 में एक नमूना दिया कोशिका झिल्ली का। उस साइंटिस्ट का नाम क्या है? सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया। सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया 1972 में। ओके दोस्तों, ठीक है, जिसे हम कौन सा मॉडल बोलते हैं? तरल कृमिक मॉडल बोलते हैं, तरल कृमिक नमूना कहा जाता है, जिसे कोशिका झिल्ली का तरल कृमिक नमूना कहा जाता है। ठीक है, ओके, ये हमारी कोशिका झिल्ली थी, सेल मेम्ब्रेन थी हमारी। देखिए सेल मेम्ब्रेन को अच्छे से, जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। इसमें प्रमुख लिपिड फॉस्फोलिपिड होते हैं। ठीक है, मनुष्य की आरबीसी या रुधिराणु की झिल्ली में लगभग 52% प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों, 40% लिपिड पाया जाता है। समझ रहे हो? तो इन लाइनों को आपको याद करके जाना है अच्छे से, अगर आपको नंबर अच्छे लाने हैं साइंस में। 30 नंबर का साइंस आ रहा है 100 में से, और आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए अच्छे से अच्छे नंबर लाने की, क्योंकि टाइम है कम। वैसे परीक्षा की डेट बढ़ भी सकती है, लेकिन टाइम कम है हमारे पास, तो पढ़ाई भी आपको लगातार करते रहनी चाहिए। ओके दोस्तों, कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसे हम तरल कृमिक नमूना कहते हैं। ओके दोस्तों, ये हमारा कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन है। चलें अगले टॉपिक पर। देखिए, आज सेल का लास्ट टॉपिक है, आज सेल का कोशिका भित्ति, सेल वॉल। कोशिका भित्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। कोशिका भित्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। कवक व पौधे की जीवद्रव झिल्ली के बाहर, कवक व पौधे, देखिए दोस्तों अच्छे से समझना है लाइनों को। कवक यानी फंजाई, कवक व पौधे की जीवद्रव झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाने वाली दृढ़ निर्जीव आवरण को क्या कहते हैं? डायरेक्ट लाइन पूछेगा वो,
दृढ़ निर्जीव आवरण को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं, यानी सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। ओके, आई बात समझ में? कवक व पौधे की जीव द्रव झिल्ली के बाहर पाई जाने वाली दृढ़ निर्जीव आवरण को कोशिका भित्ति कहा जाता है, सेल वॉल कहा जाता है। ओके दोस्तों, अब पौधों की यानी प्लांट की कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, प्लांट की सेल वॉल, सेल्यूलोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा, 110% ये आ सकता है। पौधे की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? 110% आ सकता है। सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की, पेक्टिन की व प्रोटीन की बनी होती है। तो दोस्तों आपको याद करके जाना है, अच्छे से याद करके जाना है। पौधे की कोशिका भित्ति सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की, पेक्टिन की व प्रोटीन की बनी होती है। तो पौधे की कोशिका भित्ति सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की, पेक्टिन की व प्रोटीन की बनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, ये आपको छोड़ के नहीं जानी है। कोशिका भित्ति की डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कवक में और पौधों में पाई जाती है। जीव द्रव झिल्ली के बाहर पाई जाने वाली दृढ़ निर्जीव आवरण होती है, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, पाई जाती है। ओके दोस्तों, तो प्लांट में तो कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल मिल रही है दोस्तों, लेकिन जंतुओं में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ओके, ठीक है। पौधों की कोशिका भित्ति या प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन व प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है दोस्तों, चलें आगे। देखिए कोशिका भित्ति के बारे में देखिए अच्छे से, देखिए अच्छे से। अब आ गया हमारा क्या? कवक, फंजाई। हम प्लांट टेक्सोनॉमी में, वर्गीकरण में, क्लासिफिकेशन में इन सब ग्रुपों को देखेंगे, लेकिन ये सेल में भी दिया गया है, इसलिए मैंने आपको यहाँ डिटेल से समझा दिया है पूरा क्या क्या है, आना है। और एग्जाम में आपको 100% यहाँ से मिलेगा, 110% मिलेगा। कवक यानी फंजाई, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन की बनी होती है। कवक यानी फंजाई, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ओके दोस्तों, काइटिन की बनी होती है। दूसरी बात, ये सारी इंपॉर्टेंट लाइन है, आईएम सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं मैं। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति, शैवाल यानी एल्गी की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनेंस व खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। तो शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, गैलेक्टेंस की बनी होती है, मेनेंस की बनी होती है, साथ में उसके कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है। तो याद रखना है, शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पूछेगा वो हमसे, हमको आंसर देना है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की, गैलेक्टेंस की, मेनेंस की व कुछ खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है शैवाल की कोशिका भित्ति, यानी एल्गी की सेल वॉल। ओके दोस्तों, चलें आगे। देखिए तीसरा पॉइंट, मध्य पटलिका का मुख्यतः कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। मैंने आपको कल भी बताया था, जो दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ती है मध्य पटलिका उसे कहते हैं, जो किसकी बनी होती है? कैल्शियम पेक्टेट की। कैल्शियम पेक्टेट की बताया था मैंने कल, क्वेश्चन जब करवाया था। कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है, जो आसपास की विभिन्न कोशिकाओं को आपस में चिपकाए व पकड़े रहती है। ओके, मध्य पटलिका क्या होती है समझिए ध्यान से। मध्य पटलिका का मुख्यतः कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। मध्य पटलिका मुख्यतः कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है दोस्तों, जो आसपास की विभिन्न
कोशिकाओं को आपस में चिपकाए रहती है, विभिन्न कोशिकाओं को आपस में चिपकाए रहती है, वह पकड़े रहती है। कौन? मध्य पटलिका, जो किसकी बनी होती है? कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। ओके दोस्तों, चले आगे। देखिए और इंपोर्टेंट लाइन देखिए, लास्ट, कोशिका भित्ति एवं मध्य पटलिका में, किसमें बात कर रहा हूं मैं? कोशिका भित्ति एवं मध्य पटलिका में जीव द्रव तंतु, यानी इंग्लिश में बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, जीव द्रव तंतु प्लाज्मोडेस्माटा आड़े तिरछे रूप में स्थित होते हैं, यानी कोशिका भित्ति में और मध्य पटलिका में। किसमें? कोशिका भित्ति में एवं मध्य पटलिका में जीव द्रव तंतु यानी प्लाज्मोडेस्माटा आड़े तिरछे रूप में, ऐसे आड़े तिरछे रूप में स्थित होते हैं, जो आसपास के कोशिका द्रव को जोड़ते हैं, जो आसपास के कोशिका द्रव को जोड़ते हैं, यानी साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? साइटोप्लाज्म को जोड़ते हैं दोस्तों, आसपास के साइटोप्लाज्म को जोड़ते हैं, जो कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म होते हैं उनको जोड़ते हैं। कोशिका भित्ति एवं मध्य पटलिका में जीव द्रव तंतु प्लाज्मोडेस्माटा आड़े तिरछे रूप में ऐसे ऐसे स्थित होते हैं, जो आसपास की कोशिका द्रव को जोड़ते हैं। दोस्तों यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन ना मिले ना, तब आप बोलना कि सर क्या कह रहे हैं। इस यहाँ से क्वेश्चन निश्चित मिलेगा वर्ग 3 में। वो पूछेगा कोशिका भित्ति पौधे किसकी बनी होती है, कवक की किसकी बनी होती है, शैवाल की किसकी बनी होती है। तो दोस्तों मैंने आपको सब बता दिया है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज, गैलेक्टॉन्स, मेनन्स व कुछ खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ओके, मध्य पटलिका क्या होती है? ऐसी मध्य पटलिका जो कोशिकाओं को आपस में चिपकाए रहती है, कोशिकाओं को आपस में पकड़े रहती है, किसकी बनी होती है? कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। किसकी? कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। ओके साथियों, समझ में आ रहा है? याद रखना है अच्छे से। कोशिका भित्ति और मध्य पटलिका में जीव द्रव तंतु प्लाज्मोडेस्माटा आड़े तिरछे रूप में स्थित होते हैं, जो आसपास की कोशिका द्रव को जोड़ते हैं। थ्योरी अच्छे से कंप्लीट करना है, याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी समझा रहा हूं आपको सेल की। आज लास्ट है सेल, अगले अब दिन आपका नया टॉपिक आएगा, सेल खत्म हो जाएगी। आज लास्ट टॉपिक है सेल का। ये देखिए, और तो कुछ बता नहीं था। हाँ, जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की? इसकी खोज 1839 ईस्वी में पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, पुरकिंजे नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। किसकी? जीव द्रव की। जीव द्रव की खोज किसने की थी? पुरकिंजे नाम के एक साइंटिस्ट ने थे, उन्होंने जीव द्रव को खोजा था। ओके, तो जीव द्रव को किसने खोजा था? पुरकिंजे नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसको खोजा था। ठीक है, आगे देखिए, कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म तथा केंद्र का द्रव यानी न्यूक्लियोप्लाज्म को सम्मिलित करके जीव द्रव बनता है। यानी जीव द्रव कब बनता है? प्रोटोप्लाज्म कब बनता है? तो देखिए कब बनता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। तो कोशिका द्रव केंद्र का द्रव को सम्मिलित करके जीव द्रव बनता है। यानी प्रोटोप्लाज्म कब बनता है? कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म और केंद्र का द्रव यानी न्यूक्लियोप्लाज्म, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा जीव द्रव बनाते हैं। जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव जीवन का आधार माना जाता है। तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट लाइन ये भी पूछी गई है, कई बार पूछी गई है। जीवन का आधार कौन है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म जीवन का आधार माना जाता है। प्रोटोप्लाज्म को जीवन का आधार माना जाता है दोस्तों। ये इंपोर्टेंट लाइनें थी कुछ प्रोटोप्लाज्म के बारे में, जीव द्रव के बारे में। तो इसकी खोज किसने की थी? 1839 ईस्वी में की थी। किसने? पुरकिंजे ने की थी 1839 ईस्वी में। कोशिका द्रव तथा केंद्र का द्रव को सम्मिलित करके जीव द्रव बनता है। ठीक है, कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म और केंद्र का द्रव यानी न्यूक्लियोप्लाज्म को सम्मिलित करके जीव द्रव बनता है। अब जीव द्रव को जीवन का आधार माना जाता है दोस्तों, यानी प्रोटोप्लाज्म को जीवन का आधार माना जाता है। तो जीवन का आधार क्या होता है? क्वेश्चन आया, जीवन का आधार इसे कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म को जीवन का आधार कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म की खोज पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने की थी। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है? अब
यही यहीं तक था दोस्तों, प्रोटोप्लाज्म यहीं तक था, कंप्लीट हो गया है हमारा पूरा सेल टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब आगे अपन देखते हैं दोस्तों, अपना जो सेल टॉपिक है वो पूरा तरीके से कंप्लीट हो गया है, देख लीजिए अच्छे से इनको, ठीक है दोस्तों। हमारा जो सेल टॉपिक था, सेल की जो थ्योरी थी, वो मैंने आपको बड़ी डिटेल पढ़ाई है। जो एनसीईआरटी की लाइनें थी दोस्तों, उन सभी एनसीईआरटी की लाइनों को इनमें कवर किया गया है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, अच्छे से रीड करेंगे, जो कि हमारे वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए, रेलवे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं जाता है, आपको बहुत अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ना है। और इस साइंस की जो थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ, आपकी सारी एनसीईआरटी कवर है, और मैं क्वेश्चन भी आपको कुछ कराता हूँ बीच बीच में, तो देखते चलना है आपको, अच्छे से थ्योरी कंप्लीट करना है। अब हम अगला टॉपिक लेके आएंगे बहुत जल्द, एक न्यू टॉपिक के साथ अपन मिलेंगे हमारा अपना चैनल एग्जाम क्रैक इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों जल्द से जल्द हम आपको नया टॉपिक की वीडियो डालेंगे, उसके साथ अपन जुड़ेंगे। इसको अच्छे से रीड करिए, आप क्वेश्चन लगाइए, इससे अच्छे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको लगाइए, और लगातार मेहनत करते रहिए। मेहनत जो करता है, सफलता उसको निश्चित ही मिलती है। दोस्तों याद रखना, जो लगातार मेहनत करता है, सफलता उसको एक ना एक दिन निश्चित मिलती है। सफलता कभी एक दिन में नहीं मिलती है दोस्तों, लेकिन एक दिन मिलती जरूर है, एक दिन मिलती जरूर है। तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करते रहना है, धैर्य के साथ बिल्कुल मेहनत कंटिन्यू करना है। ओके, कोई ब्लॉग नहीं, कोई गैप नहीं होनी चाहिए हमारी पढ़ाई में, ठीक है दोस्तों। तो चलता हूं मैं, आज के लिए इतना ही, हमारा सेल टॉपिक खत्म हुआ। ओके दोस्तों, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नमस्ते।